सहमति से आपकी असहमति हमारी हो सकती है। अम्बेडकर की सबसे ज़्यादा थी, तभी दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक संस्कारी और पढ़े लिखे लोगों में ये एक मिनिमम कर्टसी मर्यादा होती है। आपके महाराष्ट्र के बहुत सारे एक्टिविस्ट आजकल सार्वजनिक मंचों से जो है ना अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। किस तरह का अम्बेडकर पढ़े हैं मैं नहीं जानता, अम्बेडकर की कौन सी किताब पढ़े हैं मैं नहीं जानता। इस ज़माने में जो मीडिया है वो सारे कारपोरेट घराने का हो चुका है और उसे अपनी सही तरह की बात रखने के लिए भी हिम्मत नहीं। तो हमने देखे कि पिछले कुछ सालों में जो अच्छे पत्रकार थे वो मीडिया से बाहर निकल कर अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से रखते आ रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे होंगे कि आपको मजदूरों पे कोई स्टोरी कभी आई है? कभी आपको मजदूरों पे स्टोरी, महिलाओं पे मणिपुर में इतना अत्याचार अन्याय हुआ, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया है? नहीं दिखाया है। अल्पसंख्यकों की लिंचिंग से लेके उन पे जितना भी अत्याचार हो रहा है इस देश में, कभी हम नहीं देख पाए उसको। दलितों पे अत्याचार होता है, वंचितों पे अत्याचार होता है, तो हम जो स्टूडियो में तथाकथित एंकर्स और बड़े बड़े पत्रकार जिनके नाम हम देखते हैं, जिनको पद्मश्री तक यहाँ की सरकार दे डालती है, ऐसे पत्रकार इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसलिए ये आज पुरस्कार है कि हम हमारे जैसे पत्रकार जो स्थानीय भले क्यों ना हो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर स्टोरीज लगाते हैं, जमीनी स्तर पर इस तरह की न्यूज चलाते हैं जिससे बहुजन समाज के जो मूवमेंट चल रही है या जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो दिखाई दे, इसलिए इस तरह का ये पुरस्कार का आयोजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ की मीडिया धर्मनिरपेक्ष रही? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रही। तो धर्मनिरपेक्षता के साथ भी जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनका भी आज यहाँ पर पुरस्कार देकर हम सम्मान करेंगे। यथोचित उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए अब जिस तरह से हम कभी भी हमारा टीवी सेट खोलते हैं, कोई भी चैनल आप चलाओ, हम किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई भी चैनल आप चालू करो तो आपको अभी इन पिछले 7 दिनों में क्या दिख रहा है? बराबर है। लेकिन इसके पीछे संसद में बैठकर इन सब घटनाओं को आगे कर इस देश के बहुसंख्यक लोग जो है उनको बरगला कर उसके पीछे जो देश बेचने का काम चल रहा है, देश को खराब करने का काम चल रहा है, इस पर पर्दा किसी एक धर्म विशेष का, किसी एक का नाम लेकर प्रोपेगेंडा कर इन सब बातों को हमसे बुलाया जा रहा है। तो इस प्रकार का मीडिया धीरे रतनलाल सर अभी उस पर बात करेंगे। अभी हमने देखा वियतनाम से लेके, थाईलैंड से लेके, लंदन से लेके, अमेरिका से लेकर सब जगह बाबा साहब को मानने वाले लोग धीरे धीरे हो रहे हैं। वहाँ बाबा साहब के पुतले, एक आदर्श के पुतला, केवल पुतला नहीं है, बाबा साहब का पुतला केवल पुतला नहीं है। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि जहां जहां बाबा साहब का पुतला लगता है वो इसलिए लगता है कि बाबा साहब हमें प्रेरणा देते हैं। जब हम पुतले की तरफ देखते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ, तो एक प्रकार की प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि जाओ संघर्ष करो। इसलिए हम जगह जगह पुतले बिठाते हैं। ये कोई अंधश्रद्धा के तौर पे नहीं है कि बाबा साहब को फुल समर्पण करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। कोई हम लोग हमसे जैसे मराठी में कहते हैं ना की एक शब्द आहे त्याला विशिष्ट की एखाद्याला म्हणजे हे केलं की आपल्याला काहीतरी, इसके लिए हम बाबा साहब एक प्रेरणा है इसलिए। और आने वाले इस 14 अप्रैल को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 14 अप्रैल हम लोग तो नागपुर में, आप इंदौरा में देखते होंगे तो भव्य जलसा होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय कैसे किया जाए कि बाबा साहब की जयंती विदेश में मनाई जाती है मगर उसको जल्लोष के साथ कैसे मनाएं, इसलिए हम पहला प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की
संयुक्त जयंती इंटरनेशनल जयंती थाईलैंड में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया भर में बाबा साहब के वजह से कोई IIT होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई विद्यार्थी होगा, जो बाबा साहब की प्रेरणा से वहाँ गया है, बाबा साहब का आरक्षण लेकर या फेलोशिप लेकर या स्कॉलरशिप लेकर बाबा साहब ने जो संविधान में प्रदान की है, जो वहाँ जाकर पढ़ रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दुनिया भर के ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल पर इकट्ठा जमा हो और वो जल्लोष के साथ विदेशों में भी हम बाबा साहब की जयंती मनाएं, ये ध्येय हमने लिया है और आने वाले 14 तारीख को इसकी पहली कोशिश हम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ प्रस्तावना पहली प्रोग्राम को हम लोग लेट हो चुके हैं, मैं अपनी प्रस्तावना यहाँ समाप्त करूँगा चंद 4 लाइनों के साथ। वो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। ये लाइनें साहिर साहब की है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। ये तीसरा आदमी कौन है? इस देश की संसद मौन है, इस देश की संसद मौन है। ขอเจริญพรขอสวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน Greeting to every Buddhist in this place. อัตมาภาพพระไพโรจน์โอภาโสจากประเทศไทย He is พระไพโรจน์โอภาโส from Thailand. วันนี้มาเพื่อจะมาแสดงความยินดีแล้วก็มาขอขอบคุณแล้วเบื้องต้นขอเจริญพรท่านโยมนิตินที่ได้ประสานงานให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาได้ First of all, to thank you, Mr. Nitin, who present this ceremony. ครับวันนี้ อยากจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับงานอบรมสมาธิที่ประเทศไทยที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ And he want to say thank you and also give the details about the project that will be about 100 Indian people to be ordained in the Buddha monk in Thailand for this year. ปีนี้เป็นปีพิเศษคือเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอินเดียครบรอบ150 ปี This year is the special year because it's a ceremony of 150 years that the สัมพันธ์ that's Thai and India have the good relationship about Buddhist 150 years แล้วก็เป็นปีครบรอบ154 ปีวันเกิดอายุของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นบูรพาจารย์ and also of the 154 years of the birthday of หลวงปู่มั่นภูริทัตโต is our My master teacher of us ครบรอบ72 ปีอายุของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ครับ and also the 22nd years of birthday of the King Rama the 10th วันนี้จึงเป็นเวลาที่พิเศษตรงที่ว่าเมื่อทุกอย่างครบพร้อมจึงอยากจะจัดงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิให้กับชาวพุทธเรา That's why it's special because of the reason it's very special for us to do this ceremony and to give the knowledge about samadhi with the knowledge to do samadhi meditation yeah to do meditation in Buddhist way ซึ่งหรือว่าวิชาสมาธิเนี่ยเป็นวิชาตรงของพระพุทธเจ้าที่สุดแล้ว because meditation is the direct knowledge from Lord Buddha
เมื่อ3 เดือนก่อนหน้านี้ในพรรษาประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นพี่น้องชาวศรีลังกาไปเรียนวิชานี้ที่วัด Last year, during the rainy season, the retreat time, 3 months, Sri Lankan, 50 Sri Lankan people go to Adrain and practice and learn how to practice meditation in his temple in Thailand. วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวอินเดียจะได้ไปเรียนวิชาเดียวกันคือวิชาสมาธิ And now is a good occasion for Indian people to learn how to practice meditation the same way as the Sri Lankan did. ซึ่งวิชาที่เราจะเรียนเนี่ยโดยคำสอนของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร Yeah, the knowledge that we will learn is came from พระอาจารย์สมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร our master ซึ่งขณะที่พวกเรากำลังทำการเรียนการสอนอยู่ในอีกฝั่งโลกหนึ่งคือในแคนาดาในอเมริกาในออสเตรเลียในศรีลังกาแล้วก็ในอินโดนีเซียได้ทำการเรียนการสอนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังจะสอนนี้ครับแคนาดา and now in the same time over another side of the world for example Canada อเมริกา America ออสเตรเลีย Australia อินโดนีเซีย Indonesia แล้วก็ศรีลังกา and Sri Lanka they is practicing this knowledge now ครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ it's the same standard เพราะพวกเราเชื่อว่าการทำสมาธิคือการสร้างกำลังให้หัวใจของเรา because we believe that meditation is to increase our mind power ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธจำเป็นเหลือเกินเรื่องพลังของใจ because we are Buddhist this is very necessary to increase our mind power ยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราก็อยากจะทำ For example sometimes we know that this thing that we are doing is the bad thing but we cannot refuse to do it เราไม่สามารถมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความรู้สึกของเราได้ because our mind power is too weak to refuse to do the bad thing I came from Thailand, but I'm study in at Dr. Babasaheb Ambedkar University in Aurangabad. भंतेजी थायलंडचे आहे थायलंडहून आलेले आहेत पण आपल्या इंडियात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा या ठिकाणी भंतेजीनं नुकतीच मागच्या महिन्यात PhD अवॉर्ड म्हणजे PhD प्रदान केली आहे तरी आपण सर्वांनी त्यांचं टाळ्याच्या गजरात स्वागत करूया जसं त्यांनी आपलं स्वागत केलं आपणही त्यांचं स्वागत करायला पाहिजेत I came here for pay respect to Dr. Babasaheb Ambedkar because he gave the chance or the opportunity to all the caste system in India. Then for me also, I came to Aurangabad for study PhD. Then I came here around 500 kilometers. थोडक्यात भंतेजी या ठिकाणी जे आलेत हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरला मानतोय तसेच त्या पद्धतीने तेही सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानतात म्हणून जसे आपण कास्टिझम आपल्या देशात चालते त्या पद्धतीने आपण कसं आपल्या जातीचा धर्माचा एक प्रचार प्रसार करतो त्या पद्धतीनं ही भंतेजी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि बाबासाहेबांना खूप मानतेत मी 500 किलोमीटर अंतरावून आलेलो आहे आणि त्यांना खरंच जेवढं आपल्याला बाबासाहेबाबद्दल आदर आहे त्याच्याही पलीकडे त्यांना आदर आहे असं त्यांनी दाखवून दिलं थोडक्यात I came here to observe the function of the Buddhist function here. I heard the program from
Mr. Nitin, he told me about this function to encourage to journalists who work hard for the Buddhism or and in your work like that. थोडक्यात नितीन साहेबांनी त्या या प्रोग्रामला इन्व्हाइट केलेलं आहे त्यांना आणि ह्या प्रोग्रामला ते आवर्जून उपस्थित आलेले आहेत असं त्यांना थोडक्यात दाखवायचं. He told me about the journalists who work hard to promote Buddhism in India. You work hard. Then he told me he want to encourage all the people who the excellent journalism and work hard. Then I said I agree. I want to join that function because I want to encourage all people also because you work hard for India, for Buddhism like that. So thank you so much. थोडक्यात त्यांना असं सांगायचं आहे जे जर्नलिस्ट आहे जे जास्त कष्ट करतात त्यांना ते त्यांचं वेलकम करतात, स्वागत करतात आणि त्यासाठी ह्या जर्नलिस्टांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपल्या साहेबांनी या ठिकाणी त्यांना इन्व्हाइट केलेलं आहे आणि बोलवण्यात आलेलं आहे. For me, I came here like a guest, chief guest. या ठिकाणी ते एक गेस्ट म्हणून आलेले आहेत. And I am so happy to be here and to talk with you. थोडक्यात त्यांना एवढा आनंद झालेला आहे या ठिकाणी आलेले आहेत तर म्हणजे सांगूही शकत नाही, खूप आनंद झालेला आहे. I have some Dhamma how to success in life for the Lord Buddha. He teach how to become success. म्हणजे त्यांच्याकडे असे एक आपण म्हणतो मंत्र, पण मंत्र नाही म्हणतात, त्यांच्याकडे एक असं एक धम्म आहे की आपण आपल्या लाईफमध्ये कसे सक्सेस होऊ असे त्यांच्याकडं एक धम्म आहे. That Dhamma is we call इथिपाता धम्म आहे तो. इथिपाता. First Shantha, the second Virya, and the third Chitta and Vimamsa. This four number you should remember. म्हणजे हे जे चार भंतेजीने सांगितले आहे तुम्ही ते लक्षात ठेवायला पाहिजेत. Number 1 Shantha, Virya, Chitta and Vimamsa. शंधा, विर्या, Chitta, Vimamsa. Vimamsa. The first Shantha means you should love in your job. You should love. First start from you should love in your journalism like that. म्हणजे जो पहिला मंत्र आहे तो आपण एक आत्मसात करायला पाहिजे की आपण काय करतो त्याच्यावर फोकस करून you should love in your work. म्हणजे स्वतः आपल्या कामावर आपला विश्वास ठेवून आपण काम चालू करायला पाहिजे. And the second Virya. Virya means to try to effort your work. Continue. म्हणजे दुसरा जो आहे जो आपलं वर्क आहे जे काम आहे ते कंटिन्यू करायचं आहे आपल्याला म्हणजे न थांबता सातत्य ठेवून. And the third Chitta means the power of mind. You should focus in your work. If you have any obstacle, if you have any issue problem, then you should focus. Don't stop or never give up like that. म्हणजे तिसरा जो असा मंत्र आहे की आपल्या कामावर आपण विश्वास ठेवून काम करायचंय, आपल्या कामावर फोकस करायचंय. Never give up. And the last you should Vimamsa mean to improve, to check the feedback. Your work, you should check your feedback. You should improve your work. You should develop your work. Then you will success. आणि चौथा जो पॉइंट आहे जे आपण काम केलेलं आहे त्याचं फीडबॅक घेऊन आपण म्हणजे किती प्रगतीपथावर आहे थोडक्यात ते आत्मसात करायचंय.
everyone love in work, effort to do work and focus work, but they didn't improve. They didn't listen feedback. Maybe you can listen from feedback also and to improve, to develop your work also. Then you will succeed in your work. म्हणजे थोडक्यात आपण दुसऱ्याकडून आपण जे कार्य करतो दुसऱ्याकडून आपण त्याचा फीडबॅक घ्यायला पाहिजेत. Yes. For me, I came here for encourage you and to say thank you and invite you to promote Buddhism in India. So thank you so much. सही मायने में संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र स्थापित करने में जो मीडिया की जिम्मेवारी होती है, उसके लिए हमारे मार्गदर्शक यहाँ है कि आज जो इस जिम्मेवारी को बहुत बखूबी निभा रहे हैं और बड़ी निडरता के साथ में आपके सामने हर बात को रख रहे हैं. आज के इस पत्रकारिता का जो समारोह है, काफ़ी लगभग 60 हमारे जो साथी हैं उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा. लेकिन पत्रकारिता की 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी ने कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, और कहते थे कि देश की सरकारें बनती और बिगाड़ने का काम जो है वो पत्रकार का होता था बोलता हूँ मैं, अभी नहीं बोल सकता. तो इस तरह की जो भूमिकाएं थी वो हमारे पत्रकार साथियों की थी. लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया का उतना महत्व नहीं है और आने वाले दिनों में वो कितना टिक पाएगा इसे भी हमें पता नहीं है. लेकिन ये सारे जो संदर्भ जो अभी बदलते जा रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो शायद जिस तरह की बातें पहले हुआ करती थी कि एक चीज़ को लेके उसको सरकार के सामने रखी जाती थी और उस बात को सही में सरकार उसकी दखलंदाजी भी लेती थी, संज्ञान लेती थी. और उस पत्रकार का भी एक महत्व उस समय में होता था कि अगर उसने उस बात को अगर रखा तो उस बात का संज्ञान भी लिया जाता था. लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ ही पत्रकार जो है हमारे साथी जो वंचित, दबे कुचले, शोषित समाज की बात रखते हैं, उनकी समस्याओं की बात रखते हैं और जिसे लोकशाही का चौथा स्तंभ हम कहते थे, उस स्तंभ की बात को रखने की कोशिश करते हैं. अगर मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया अगर नहीं होता आज के परिप्रेक्ष्य में तो मेन स्ट्रीम का मीडिया हमें कब का भुला दिया होता कि ऐसा कोई मीडिया भी है. तो आज हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया तो हमें सही चीज़ बताने से तो पता नहीं क्यों, क्योंकि वो तो शायद मुझे लगता है कि वो मालिक की सुनता है. अभी आपको मालूम है कि इस ज़माने में जो मीडिया है वो सारे कारपोरेट घराने का हो चुका है और उसे अपनी सही तरह की बात रखने के लिए भी हिम्मत नहीं है. तो हमने देखे कि पिछले कुछ सालों में जो अच्छे पत्रकार थे वो मीडिया से बाहर निकल कर अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से रखते आ रहे हैं. तो जो काम पत्रकारिता का होता है वो सही मायने में इस लोकशाही को मजबूत बनाने के लिए वो काम में आता है. लेकिन आज हम देखते हैं कि वो बातें मेन स्ट्रीम की मीडिया में कहीं दिखती नहीं. वो मीडिया में जिस देश की समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्या है, जो अलग अलग समस्याएं देश के अंदर में है, उसकी बात नहीं रखी जाती है. उस समय में इस तरह का प्रोग्राम होना और वो उन पत्रकारों का सत्कार होना जो अपनी बात को सही तरह से रख पाते हैं और हिम्मत करते हैं रखने की. आज तो हिम्मत भी नहीं हो रही है.
जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो हिम्मत भी नहीं करते हैं कि मेन स्ट्रीम के कि जो बात सही है वो रखी जाए कि नहीं जाए। तो इस तरह से इस लोकशाही में जो विरोधी पक्ष की भूमिका जो होती थी वो पत्रकार की होती थी, जो सरकार की बात, लोगों की बातों को सरकार के सामने रखकर उस बातों को अमल करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाए, लेकिन उस तरह का नहीं हो रहा है। तो आज सही मायने में ये सोशल मीडिया है जो अलग अलग अपने अपने तरह से चैनल बनाकर अपनी बातों को, जो लोगों की बातों को और जो समस्याओं को वो लोगों के पास में रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो उनका यहाँ ये जो है उनका सत्कार सम्मान करने का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज का जो ये समारोह है ये मुख्यतः उन पत्रकार लोगों का सम्मान समारोह है जिन्होंने हमेशा सरकार से सवाल किए हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जब सरकार से सवाल नहीं होते, सरकार की भक्ति होती है। हम उस दौर में हैं जब पत्रकार नहीं रहा, वो एक धार्मिक व्यक्ति बन गया है। हम उस दौर में हैं जब पत्रकार को गोदी मीडिया कहने जाना लगा है। हम उस दौर में हैं जब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया को देखते हैं। और हम उस दौर में हैं जहां सोशल मीडिया ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया है। और उस दौर में आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब लोग सत्ता के साथ बात करने की हिम्मत रखते हैं, सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए आज का ये सम्मान समारोह है। क्योंकि पत्रकारिता का पहला क्राइटेरिया ही जो है वो सत्ता से सवाल करना है। रतनलाल सर, आज हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं लोगों को, उसमें से 4 प्रकार के हमने क्राइटेरियाज रखे थे। एक तो प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सबसे इम्पोर्टेंट था सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है कि जिनकी बात लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है। और जो हमारे बीच में थाईलैंड से भिक्षु संघ आया है, उनकी भी ये तमन्ना थी कि उनके वहाँ तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है मीडिया में, मीडिया सवाल करता है, सब कुछ करता है, बट कुछ कारणों से हमारे यहाँ पे एक दौर बदल गया है। लेकिन उनकी एक तमन्ना थी कि यहाँ के कुछ 44 लोगों को हम सम्मानित करें। तो विशेषतः नागपुर के और कुछ आसपास के लोगों को सम्मान करने का समारोह है। तो आज के समारोह में जैसा कि गायकवाड़ साहब ने अभी कहा और प्रीतम जी ने भी कहा कि आज का ये मौका ऐसा है कि हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बात नहीं होती, कई ऐसे जो घटनाक्रम होती हैं जो चर्चा में नहीं आती, जिस पर चर्चा नहीं होती। तो ऐसे इश्यूज को लेकर आज जो लोग कार्यरत है, आज जो लोग बिल्कुल हिम्मत दिखाकर काम करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान समारोह है। तो मैं आपकी और रतनलाल सर के बीच में अधिक न आते हुए बस इतना ही कहूँगा कि हमारा विश्वास है और हमें चाहते हैं कि हम लोग हमेशा सवाल करेंगे, जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा जो संकल्प है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, हमने जो कोशिश की देने की, उस देश की संस्कृति को आपके सामने लाने की कोशिश की है। इस देश की जो मूल संस्कृति थी, एक समय देश पूरे के पूरा बुद्धिस्ट था, सम्राट अशोक के समय में पूरे भारत सोने की लंका हुआ करती थी। तो ऐसा एक स्वर्णिम देश को फिर से स्थापित करने की कोशिश हम लोग फिर से कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। विषय पर बात करने से पहले संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र स्थापित करने में मीडिया की जिम्मेदारी। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, तो उन्हीं के हवाले से कुछ बातचीत करूंगा। अभी मैं जब आ रहा था तो अमन भाई से मैंने कहा कि आज बाबा साहब होते तो बहुत खुश होते, खास तौर से इस इमारत के संदर्भ में मैंने कहा था यहाँ आते आते, क्योंकि 14 बरस उन्होंने 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा किए एक इमारत बनवाने के लिए, इमारत फंड, और तब जाके बंबई में एक इमारत उन्होंने बनवाया था। और उसके पीछे पर्पस ये था कि हमारे लोगों को
बैठने की जगह नहीं है, मीटिंग करने की जगह नहीं है, सेमिनार करने की जगह नहीं है, एप्लीकेशन लिखने की जगह नहीं है। तो 14 साल में 2.25 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया था। लेकिन आज इतनी शानदार बिल्डिंग में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे बाबा साहब का स्मरण याद आ गया। इसके लिए आप सबको बधाई, महाराष्ट्र की जनता को बधाई। और सुना है कि जब नितिन राव साहब मिनिस्टर थे तभी ये बना है। तो चलिए, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनको भी बधाई कि उन्होंने मल्टीपर्पज शानदार बिल्डिंग ये बनवाया है, जिसमें कि हजारों लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को बधाई। मैं सीधे आता हूं विषय पर। और जो मैं पढ़ा है, मैं रात में बैठ के कुछ पढ़ रहा था कि आखिर बाबा साहब ने मीडिया के बारे में क्या क्या कहा था। तो भाई, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वर्ल्ड के 180 देशों में भारत का स्थान 133वां था। और अभी जो सर्वे आया है लेटेस्ट 2023 का, उसमें 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है। तो ये विकास हुआ है एक तरह का नीचे की तरफ। जितनी अभी अयोध्या में जितने मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं और राम जी आ रहे हैं, हमने तो सुना था कि हम में तुम में खड़क हम में, राम सर्वव्यापी है। तो 500 साल राम जी कहाँ चले गए थे, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो किसको मीडिया वाले बैठ के बुला रहे हैं, ये सवाल करना चाहिए। और इनसे अगर उम्मीद करते हैं कि ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, तो ये सोचना ये उसी तरीके से है जैसे चूहे और बिल्ली की दोस्ती। जैसे कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वैसे ही ये कल्पना है। आप इसको समझना होगा। अभी गायकवाड़ साहब ने जो बातें कही, बहुत विनम्रता के साथ, थोड़ी असहमति के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूं कि भारत में मीडिया, भारत में कह रहा हूं, भारत में मीडिया हर समय शक्तिशाली लोगों के साथ था। मैं बाबा साहब को ही कोट करूंगा कि बाबा साहब ने उस समय के मीडिया के बारे में क्या कहा था, और आज जो मीडिया है कितनी जनता की आवाज उठा रही है, कब उठाती रही, ये आपको सोचना है। और मीडिया घराने, कितने लोगों के पास मीडिया कंट्रोल्ड है, कौन कौन कंपनीज में काम कर रही है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनके एडिटर कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, उनके रिसोर्स पर्सन कौन है, इन सब की सोशल ऑडिटिंग कीजिए, आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। Am I right? ठीक कह रहा हूं कि ये मीडिया, और खास तौर से जो आप सोशल मीडिया के दोस्त हैं यहाँ पर, यहाँ सुरेश भी बैठा हुआ, कहीं मैंने देखा था, अच्छा सुरेश है उधर। और अमन भाई, आप तो टीवी चलाते हैं। मैं 90 का दशक याद कर रहा हूँ कि जब हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करते थे और हम लोग बाइक लेकर और सारे अखबार वाले के यहाँ जा जाके पहले प्रेस निमंत्रण देते थे कि साहब आप आइएगा। सोचिए, हम लोग स्टूडेंट थे और प्रेस निमंत्रण देने जाते थे कि आप आइएगा, और कोई नहीं आता था। और हम लोग इतने ढीठ थे, जिद्दी, फिर अगले दिन धरना प्रदर्शन करके और फिर प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज तैयार करके फिर जाते थे सबको देने की छाप दीजिएगा। बिरले एकाध जो थोड़ा सा हमारे सिंपैथेटिक लोग होते थे, वो हमारी खबर छापते थे, और हमारी खबर कहीं नहीं दिखती थी और न छपती थी। लेकिन आज आपको मैं दावे के साथ और गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार को हम लोग नहीं बुलाते हैं। हमारा मोबाइल ही हमारा मीडिया है, हमारा मोबाइल ही मीडिया है। इसलिए जितना तुम्हारे टेलीविजन को दिखता है, उससे ज्यादा हमारे मोबाइल से लोग देख लेते हैं। अब हम आपकी जरूरत नहीं है।
और एक बात और बोलूं, जिसे सोशल मीडिया आप कहते हैं, सोशल मीडिया का स्वरूप तो आज बदल गया है। लेकिन अभी अमन भाई को इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया के असली जनक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो उन्होंने मूक नायक निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, जनता निकाला, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और 54-58 1 रुपया चंदा मांगकर उन्होंने अखबार चलाए। नागेश साहब बैठे हुए हैं, बाबा साहब को खूब पढ़ते हैं, इनका इंटरव्यू मैंने अम्बेडकर रामा के लिए किया है, नागेश चौधरी साहब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे। 54-58 1 रुपया चंदा मांगकर उन्होंने अखबार चलाए। और जाहिर है कि उस समय हमारे समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो अपील करते थे हर जगह जाकर चंदा देने के लिए। तो सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अखबार सब लोग पढ़ नहीं पाते, तो अखबार चाय की दुकान पर एक आदमी बैठ के अखबार पढ़ के सबको सुना रहा है। मैंने बचपन में भी देखा है, अभी भी गांव में जाइए तो चाय की दुकान पे एक अखबार आता है तो एक एक पन्ना लेके लोग अलग अलग पढ़ते हैं, अभी भी। तो बाबा साहब के जमाने में एक अखबार से पूरे गांव को प्रशिक्षित किया जाता था। तो सोशल मीडिया था कि हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा साहब सोशल मीडिया के जनक हैं, ये मेरी पहली प्रस्तावना है। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आप देखते हैं जरा मीडिया का क्या हाल है। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। अभी एक बाबा है, आंख से तो आंख नहीं है, बेचारे अंधे हैं, लेकिन दिमाग बहुत चलता है, दिमाग और जवान चटर पटर चलता रहता है, हैं? अब कहीं मैं बोल रहा हूं इससे भी भावना कोई आहत ना हो जाए किसी की, तो मैं कह नहीं सकता। वैसे मैं जो बात कहता हूं लॉजिकल होता है, और किसी की भावना आहत हो जाए तो मैंने उसका ठेका भी नहीं लिया है। तो बाबा ने कह दिया कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। ठीक है जी, कह दिया। और बहुत सारे धर्म संसद में साधु लोग गांधी को गाली देते हैं। गांधी से आपकी असहमति हमारी हो सकती है, अंबेडकर की सबसे ज्यादा थी, तभी दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे, कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक संस्कारी और पढ़े लिखे लोगों में ये एक मिनिमम कर्टसी मर्यादा होती है। आपके महाराष्ट्र के बहुत सारे एक्टिविस्ट आजकल सार्वजनिक मंचों से जो है ना अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। किस तरह का अंबेडकर पढ़े हैं मैं नहीं जानता, अंबेडकर की कौन सी किताब पढ़े हैं मैं नहीं जानता। तो बाबा ने कह दिया कि सब चमार हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट्रोसिटीज एक्ट में आता है। और मैं थोड़ा उल्टा कहता हूं कि कानून संस्थाएं काम नहीं कर रही, ना पुलिस काम कर रहा है, ना प्रशासन काम कर रहा है। तो इंस्टेंट जो है, जो बोले उसको उसी की भाषा में उन्हें जवाब दे दो, इससे बहुत चोट लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या समझते हैं कि एक सिर्फ जाति के बारे में कहा गया है? अगर ये समझते हैं तो आप बहुजन इनलाइटेंड होना और अंबेडकर के वारिस होना, अंबेडकर को मानने वाले होना, ये कहना भूल जाइए। तब आप मनुवाद के ट्रैप में ही है, ये समझने की कोशिश कीजिए। आप मांग हो, महार हो, ढोर हो, चमार हो, चंभार हो, पासवान हो, खटीक हो, पासी हो, तब आप वही रहिए। बाबा साहब ने जिंदगी भर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया, सबके सभा में गए, सबको बोला। तो ये समझिए कि वो जाति सूचक नहीं है, वो शब्द जो है वो समुदाय सूचक है। वो आपको टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। सोच लीजिए कि जो ओबीसी के लोग हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे पीछे में, जरा सोचिए आप। मैंने कहा अभी एक जगह, और मैंने अमन साहब को भी कहा है कि अगर हमारा समाज जागृत होता अभी, तो जितने SC ST OBC के लोग हैं सब अपने सोशल प्रोफाइल पे लगा लिया रहता कि मैं भी चमार। तब आपकी यूनिटी दिखती ना। बहुजन बहुजन करते रहते हैं,
लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत लोग इसमें से हाथ झाड़ रहा होगा कि मुझे नहीं बोला है, चमार समुदाय को बोला है, जाति को बोला है। नहीं है, ये लीला समझिए, खेल समझिए। गृह प्रवेश होता है तो गोबर गणेश की पूजा आपसे करवाता है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजमेंट गुरु हो, कोई भी हो। जब आप उसमें 1 रुपया डाल देते हैं तो अनपढ़ पुजारी भी अगर अनपढ़ है तो वो समझ जाता है कि डॉक्टर के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं आता है, गोबर में पैसा चढ़ा रहा है। उसी तरीके से स्टेटमेंट है। अगर इस शब्द के पीछे सारे लोग नहीं खड़े हुए तो इस समझ में जब टेस्ट कर लिया कि राम का फैक्टर इलेक्शन में काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप भी कह रहे हैं कि मैं नहीं, मुझे नहीं कहा, उसको कहा, तो इसका मतलब है कि वो आपको एक खेमे में, खांचे में आपको डाल रहा है कि बाकी सब राम का भक्त हुआ, इसका मतलब उपासक। अच्छा एक बात बताइए, मेरे समझ में नहीं आता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग कह रहे हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता थे, तो जो राम का उपासक नहीं है और कृष्ण का और शिव का उपासक है, फिर वो क्या हुआ? सवाल उठा रहा हूं मैं। जो राम और कृष्ण का उपासक नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब है 32,99,99,999 देवी देवता को आपने भावना आहत कर दी, आपने अपमानित कर दिया। ठीक है जी। भैरव बाबा भी हैं, उनको तो शराब चढ़ाया जाता है। बहुत सारी देवी देवता हैं, काली हैं, बलि चढ़ती है, दुर्गा पे बलि चढ़ती है, कहीं बकरे कहीं भैंस। इसी में कई सेक्ट हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, अघोड़ी हैं, सब तो हिंदू ही। तो सिर्फ जो राम का नहीं मानता वो चमार है। तो इसका मतलब बाकी 32 करोड़ 99,99,099 देवी देवताओं को मानने वाला वो क्या हुआ, वो बाबा से जरूर पूछा जाना चाहिए। Am I right or wrong? और दूसरी बात आप सबके लिए, विभिन्न जाति समुदाय के होंगे, अगर जिस दिन वो अहिर को गाली दे उस दिन सब लोग डीपी लगा लेना मैं भी अहिर। इसी में आपकी ताकत पहचान में आई कि आप वाकई बहुजन है कि नहीं है, कि जातियों में बटे हुए हैं। जिस दिन महार को कुछ बोले सब डीपी लगा लेना मैं भी महार। एक समुदाय को नहीं बोल रहा है वो तो क्षत्रियों को भी माफ नहीं करता। तो आप लोग किस खेत की मूली हैं? ये हम लोग जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे, इसी से उनको थोड़ा सा जो है टेंशन रहता है। इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूं। मेरा जन्म, मैं जाति मानूं या ना मानूं, मेरा जन्म एक जाति में हुआ है। मैं भले ही अपने आप को डी कास्ट कर चुका हूं, लेकिन मुझे समाज को डी कास्ट करना है। तो इसलिए मैं अभी भी जो बाबा साहब के जमाने में जो मांग, महार और चमार, तमाम जो झगड़े चल रहे थे, बाबा साहब एड्रेस करते थे उनको, इश्यूज को। अगर आज भी ये झगड़े अगर जारी हैं और किसी पॉइंट पे आपकी यूनिटी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि बाबा साहब का किया हुआ मेहनत सारा व्यर्थ गया, उसका कोई मायने नहीं। आप इतनी 200 फीट की मूर्ति लगाते रहो, इसी में आप ढूंढते रहो, टाई कोट और मूर्ति में बाबा साहब को ढूंढो। अब विचारों में अगर नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ मूर्ति में, अरे ऑस्ट्रेलिया में 400 फीट का लगा दिया तो तेलंगाना में 500 फीट लगा दिया, अगर ये इसी में खुश हो, और टाई सूट ही खाली बाबा साहब का दिख रहा है, विचार नहीं दिख रहा है, तब तो मुझे लगता है कि बाबा साहब बिल्डिंग को देख के भले खुश होते, विचारों को देख के खुश नहीं होते। जो उनके जमाने में लड़ाई थी अभी भी वही अगर है। इसलिए सबकी यूनिटी दिखनी चाहिए।